एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम में आप तमाम सभी छात्र छात्राओं का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। चलिए 12वीं एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाएं। कल क्लास के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन स्वतंत्रता के बाद कब प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया है। कविता, अनुराग, अरविंद, थानेश्वर, प्रियंका और मनोज सर, ये सारे लोगों ने जवाब दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ। देखिए, एक ज़रूरी बात आपसे हमें कहना है। किसी भी प्रश्न को हम लोगों को बहुत आसान नहीं समझना है, क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सरल होते हैं और सरल प्रश्नों को भी हम लोग गलत कर जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न को हम लोगों को आसान समझ के नहीं चलना है, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से उस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। चलिए आज के परिचर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सुमन, ध्यान से प्रश्नों को समझना। प्रश्न है, पहला प्रश्न है आज का कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल किसके द्वारा किया जाता है। हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है कीमत प्रणाली द्वारा, आर्थिक नियोजन द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एक बात जान लो कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे जैसा हो, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, अर्थव्यवस्था समाजवादी हो या अर्थव्यवस्था मिश्रित हो, हर अर्थव्यवस्था को कुछ केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय समस्या का मतलब होता है मूलभूत समस्या, आधारभूत समस्या। और 3 तरह की केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या उत्पादन करें की समस्या, कैसे उत्पादन करें की समस्या और किसके लिए उत्पादन करें की समस्या। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जाता है। तो समाधान ढूंढा जाता है आर्थिक नियोजन के द्वारा, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा। ठीक, यहाँ सरकार क्या करती है, सबसे पहले आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करती है और आवश्यकताओं की प्राथमिकता के अनुसार सरकार तय करती है कि पहले क्या उत्पादन करना है और बाद में क्या उत्पादन करना है। ठीक, तो हम लोग चर्चा किए कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें केंद्रीय समस्याओं का सामना या समाधान कैसे ढूंढा जाता है, तो आर्थिक नियोजन के द्वारा। यहाँ आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं तय होती है और उन प्राथमिकताओं के आधार पर तय होता है कि पहले क्या उत्पादन करना है और बाद में क्या उत्पादन करना है। क्लियर। दूसरे प्रश्न पर आया जाए। दूसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ए है क्या उत्पादन करें, बी कैसे उत्पादन करें, सी किसके लिए उत्पादन करें और डी उपयुक्त सभी। बताओ। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 3 तरह की केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। 3 तरह की केंद्रीय समस्याएं, तो ये सभी हो जाए। चलो अगले प्रश्न पर आए। कैसे उत्पादन करें केंद्रीय समस्या का संबंध है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, उत्पादन के वितरण से, उत्पादन के तकनीकी के चुनाव से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहले सुमन समझना है कि कैसे उत्पादन करें की समस्या का मतलब क्या है। जैसे उत्पादन करने के लिए 2 तरह का तकनीकी है, 2 तरह का टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। पहला टेक्नोलॉजी है श्रम प्रधान तकनीकी और दूसरा तकनीकी है पूंजी प्रधान तकनीकी। ठीक, हर अर्थव्यवस्था को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वह श्रम प्रधान तकनीकी को चुने कि पूंजी प्रधान तकनीकी को चुने। ठीक है। अच्छा, कोई भी अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान तकनीकी को चुनेगी कि पूंजी प्रधान तकनीकी को चुनेगी, ये किस पर निर्भर करेगा। तो ये अर्थव्यवस्था के सिचुएशन के ऊपर निर्भर करेगा। इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे मान लो दवा का पैकिंग हम लोगों को भारत में करना है और दवा का पैकिंग हम लोगों को इंग्लैंड में करना है। ठीक है, काम एक ही है, दवाई का पैकिंग का काम। ठीक है, भारत में करना है और इंग्लैंड में भी करना है। अब भारत की अर्थव्यवस्था में अगर इस समस्या का सामना करना हो तो ये देखा जाएगा कि हम हाथ से करवाएंगे तो सस्ता होगा
कि मशीन से करवाएंगे तब सस्ता होगा। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोड्यूसर श्रम प्रधान तकनीकी और पूंजी प्रधान तकनीकी को जब चुनने लगेगा तो ये देखेगा कि हाथ से करना सस्ता है कि मशीन से करना सस्ता है, मशीन आसानी से मिल रहा है कि लेबर आसानी से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये देखा जाएगा कि यहाँ दवा का पैकिंग अगर हाथ से होगा तो लेबर आसानी से मिल जाएगा, नहीं। लेकिन यही काम अगर इंग्लैंड में करना हो तो बताओ वहाँ का सिचुएशन अलग है कि नहीं। वहाँ जनसंख्या कम है और वहाँ पूंजी अधिक है। भारत में उल्टा सिचुएशन है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, पूंजी कम है, टेक्नोलॉजी कम है। ठीक है, तो कैसे उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीकी के चुनाव से है। कैसे उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध किससे है, टेक्नोलॉजी के चुनाव। और टेक्नोलॉजी कितने तरह का, दो, कौन कौन, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न है सुमन, ध्यान से सुनना, किसके लिए उत्पादन करें केंद्रीय समस्या का संबंध है। देखो एक बात हम तुमको बहुत बारीकी से समझाना चाहेंगे कि जो 3 तरह की केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, इसमें 2 समस्या ऐसा है जो उत्पादन शुरू होने के पहले उत्पन्न होता है और किसके लिए उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध उत्पादन हो जाने के बाद की समस्या है। क्लियर, क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें, ये 2 समस्या जो है, 2 केंद्रीय समस्या जो है, ये उत्पादन शुरू होने के पहले इसको सुलझा लेना पड़ता है। ठीक, लेकिन जब उत्पादन हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था को किसके लिए उत्पादन करें, इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा। क्लियर, अब एक बात जानो, किसके लिए उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध किससे है, तो किसके लिए उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध उत्पादन के बंटवारे से, उत्पादन के वितरण से है। क्लियर, जैसे मान लो उत्पादन हो गया तो उत्पादन होने के बाद किसी भी प्रोड्यूसर के सामने एक सवाल उठेगा कि इस उत्पादन को बांटा कैसे जाए। ठीक, तो किसके लिए उत्पादन करें की समस्या का संबंध किससे था, तो उत्पादन के वितरण से था, उत्पादन के बंटवारे से था। और इस समस्या के संबंध में हम लोग क्या देखें, ये उत्पादन होने के बाद ये समस्या उत्पन्न होता है, उसके पहले समस्या उत्पन्न नहीं होता है। अब देखो 2 तरह के बंटवारे की बात होगी। ठीक है, जब वितरण की जब हम लोग यहाँ बात करेंगे बाबू, यहाँ 2 तरह के वितरण की बात होगा। एक व्यक्तिगत वितरण, पहला बोलो व्यक्तिगत वितरण, और दूसरा कार्यात्मक वितरण। तो फिर तुम्हारे मन में एक बात आएगा कि व्यक्तिगत वितरण क्या है और कार्यात्मक वितरण क्या है। व्यक्तिगत वितरण का मतलब ये होता है कि जैसे जो सरकार है, ये सरकार इस तरह से राष्ट्रीय आय को बांटना चाहती है या राष्ट्रीय उत्पादन को सरकार इस तरह से बांटना चाहती है जिससे कि आर्थिक असमानता दूर हो। क्लियर, व्यक्तिगत वितरण का मतलब ये हुआ कि आर्थिक असमानता दूर करने के लिए व्यक्तिगत वितरण की समस्या उत्पन्न होगा। व्यक्तिगत वितरण का मतलब हम लोग ये देख लिए कि सरकार राष्ट्रीय उत्पादन का या राष्ट्रीय आय का इस तरह से वितरण करेगी जिससे सामाजिक न्याय हो सके। अब फिर तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सामाजिक न्याय के लिए सरकार कैसे बांटेगी। तो जैसे गार्जियन को देखो, एक अभिभावक को देखो, एक अभिभावक को अगर बांटना हो, एक पेरेंट्स को अगर संपत्तियों को बांटना हो तो कैसे बांटते हैं बताओ। जैसे मान लो 2 बच्चा है किसी बाप का और देख रहा है कि एक बच्चा हमारा अपाहिज है, ठीक है, बीमार रहता है, और एक बच्चा आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। तो उस स्थिति में वो पिता क्या करेगा कि जो बच्चा कमजोर है उसको अपनी संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा दे देगा कि नहीं, और देखेगा कि एक जो बहुत मजबूत स्थिति में है उसको कम भी देगा तो काम चलेगा कि नहीं। तो व्यक्तिगत वितरण समझ में आया। व्यक्तिगत वितरण का मतलब है कि सरकार राष्ट्रीय उपजों को इस तरह से बांटना चाहती है जिससे सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। क्लियर, अब दूसरा है कार्यात्मक वितरण। तो जानना पड़ेगा कि ये कार्यात्मक वितरण क्या है। कार्यात्मक वितरण का मतलब है बाबू कि जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के अलग अलग साधनों के सहयोग से होता है। उत्पादन में भूमि लगता है, उत्पादन में पूंजी लगता है, उत्पादन में श्रम लगता है, उत्पादन में टेक्नोलॉजी लगता है। तो उत्पादन के अलग अलग साधन हैं। तो उत्पादन के जो अलग अलग साधन हैं
सभी साधनों को मजदूरी मिलेगा कि नहीं उत्पादन हो जाने के बाद? जैसे उत्पादन हो गया तो उत्पादन होने के बाद भूमि को भी मजदूरी मिलेगा, पूंजी को मिलेगा, श्रम को मिलेगा, टेक्नोलॉजी को मिलेगा। क्लियर? तो कार्यात्मक वितरण का मतलब हुआ उत्पादन के साधनों का मजदूरी का निर्धारण कैसे होना चाहिए। ठीक, कार्यात्मक वितरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उत्पादन के साधनों की मजदूरी कैसे तय हो, ये कार्यात्मक वितरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ गए? वितरण दो तरह का, कौन कौन? कार्यात्मक वितरण और व्यक्तिगत वितरण। ठीक, फिर हम लोग देख लिए कैसे उत्पादन करें, ये समस्या उत्पादन हो जाने के बाद की समस्या है। फिर हम लोग देखें कैसे उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध बंटवारे से, वितरण से। क्लियर? अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न है बाबू, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का सही वर्गीकरण है। तो एक बात बता दें तुमको कि अर्थव्यवस्था को बढ़िया से समझने के लिए कई आधारों पर बांटा जाता है। जैसे वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो तरह का है, एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने तरह का है? दो। कौन कौन? एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था। फिर तुम पूछ सकते हो कि सर खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था मतलब ओपन इकोनॉमी, वैसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक वस्तुओं का, सेवाओं का, टेक्नोलॉजी का, श्रम का, पूंजी का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। अपनी वस्तु सेवा को दूसरे देशों में बेचता भी है और दूसरे देशों को अपने यहाँ बेचने भी देता है। क्लियर? तो हम लोग देख लिए। और बंद अर्थव्यवस्था इसका उल्टा हो जाएगा कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा, आर्थिक संबंध नहीं होगा। आज बंद अर्थव्यवस्था वाला देश शायद ही कोई है। ठीक है, दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं आज खुली अर्थव्यवस्था। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने तरह का? कौन कौन? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन तरह का, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक, क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था चार तरह का होता है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, प्रादेशिक अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। याद हुआ? क्षेत्र के आधार पर कितना? कौन कौन? क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो तरह का, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। क्लियर? और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने तरह का? दो, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। समझ गए बात? अब चलो हम लोग अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समस्या के संबंध में आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? देखो, हम लोग केंद्रीय समस्या को सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, आधारभूत समस्या कहते हैं, और हम लोग चर्चा किए तीन तरह का केंद्रीय समस्या है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक, लेकिन दो आधुनिक अर्थशास्त्री, एक का नाम है स्टिगलर और दूसरे का नाम है लेफ्टविच। बोलो, पहले का नाम स्टिगलर, दूसरे का नाम लेफ्टविच। स्टिगलर और लेफ्टविच ने कहा कि ये तीन केंद्रीय समस्याओं के अलावे भी दो और केंद्रीय समस्या है। कौन बोला जी, बताओ? स्टिगलर और लेफ्टविच। ये कहे कि जो तीन केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, इन तीन केंद्रीय समस्याओं के अलावे भी दो और केंद्रीय समस्या है। वो कौन सी केंद्रीय समस्या है? इन लोगों ने बताया, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो और दूसरा आर्थिक विकास कैसे हो। ठीक, इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था के सामने तीन केंद्रीय समस्याओं के अलावे दो केंद्रीय समस्याएं और है। कौन कौन? पहला, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो और दूसरा आर्थिक विकास कैसे हो। ठीक, अब एक बात समझना बाबू, साधनों का कुशलतम उपयोग का क्या मतलब है? जैसे मान लो दुनिया का कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हो सकता है, बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन उसको मिल सकता है, लेकिन अगर उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना वो नहीं जानेगा, तो बताओ आर्थिक विकास के दौड़ में वह देश बहुत पीछे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों को हम लोग जानते हैं जिनके पास प्राकृतिक संपदा बहुत कम है या उनके पास संसाधन बहुत कम है,
लेकिन संसाधनों का कुशलतम प्रयोग वो किए। जैसे जापान, ठीक है, जापान अपने संसाधनों का इतना कुशलतम प्रयोग किया कि कम संसाधन रहने के बावजूद वह दुनिया के विकसित देशों में आता है। और बहुत सारे देश, जैसे हम लोग भारत के संदर्भ में जानते हैं कि बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों का हम बेहतर प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो स्टिगलर और लेफ्टविच ने बिल्कुल सही कहा कि 3 केंद्रीय समस्याओं के अलावे 2 और केंद्रीय समस्याएं हैं। पहला, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, और दूसरा, आर्थिक विकास कैसे हो। देखो, आर्थिक विकास कैसे हो, इस संदर्भ में इन लोगों ने कहा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास जितने भी ज्ञात संसाधन हैं, जिन संसाधनों के बारे में आप जान रहे हैं, वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। होगा कि नहीं? होगा। जब वे संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो आपको नए संसाधनों का तलाश करना होगा, या आपको एक विकल्प खोजना होगा कि उन संसाधनों के बिना भी हम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकें। ठीक है, स्टिगलर और लेफ्टविच ने कहा कि विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, विकास हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब संसाधन हमारे पास समाप्त हो जाएंगे तो दुनिया को तैयार रहना होगा कि हम उन संसाधनों के बिना भी आर्थिक विकास की गति को रुकने न दें। तो ये 2 केंद्रीय समस्याओं के संबंध में बताया कौन? स्टिगलर और लेफ्टविच ने। ठीक, तो आज हम लोग बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किए सुमन, और अंत में जैसा कि हम लोगों की परिपाटी है, हम लोगों की परंपरा है कि एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं। तो वह प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करें आप सभी लोग कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो क्लास के माध्यम से क्लास ज्वाइन करते हैं ज़रूर जवाब दें। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें वीडियो अच्छा है, ख़राब है, इस तरह का जो प्रतिक्रिया आता है उससे बहुत संतुष्टि हमको नहीं मिलती है। लेकिन जब हमारे पूछे गए सवाल का आप जवाब देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलता है। चलिए आज का प्रश्न आप सुनिए। प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। ऑप्शन है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसका जवाब आप कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। और भी कोई जानकारी अगर आप रखते हैं तो डिटेल लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।